2 मई 2011 गणपति डेलकम प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी जो 9 करोड़ 44 लाख की प्रॉपर्टी खरीदती है। इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को देखकर लगा था कि कंपनी के पास अब काफी महंगी एसेट है। पर उसके एक साल खत्म होने से पहले 31 मार्च 2012 को वही कंपनी जिसके पास इतनी महंगी प्रॉपर्टी थी, वो अपने कंपनी के शेयर सिर्फ ₹19.10 लाख के बेहद कम दाम में बेच देती है आपस में जुड़े हुए लोगों को। अचानक शेयर के प्राइस कम होने से शंका फैल जाती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इतना ज्यादा संपत्ति पर शेयर्स का वैल्यू इतना कम, और शेयर्स खरीदे भी उन्होंने जिनका उस कंपनी के ओरिजिनल शेयर होल्डर्स के साथ करीबी संबंध था। और इतने कम दाम में शेयर्स खरीदने से उनको भारी फायदा भी होना ऑब्वियस था। इसी तरह के ट्रांजैक्शन को बेनामी ट्रांजैक्शन कहा जाता है, जहां पर संपत्ति का असली मालिक कौन है और पेमेंट किसने करी, इन चीजों को छुपाया जाता है। ऐसे में अथॉरिटीज ये मानती है कि जो कंपनी है वो बेसिकली प्रॉक्सी है रियल फाउंडर्स को छुपाने के लिए, और कंपनी के शेयर्स को इतने कम दाम में ट्रांसफर करना हो सकता है कि इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफर हो, जिससे असली ट्रांजैक्शन सामने ही ना आ पाए। और इसी ट्रांजैक्शन के बेसिस पर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मेजर्स गणपति डेलकॉम प्राइवेट लिमिटेड का केस दर्ज हुआ था। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन अलाउ किया गया, जिसे यूनियन गवर्नमेंट ने फाइल किया था इस केस के 2022 के जजमेंट के अगेंस्ट, जिसमें प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 के कई प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया था। आज के इस वीडियो में हम बेनामी ट्रांजैक्शन को समझेंगे, पीबीपीटीए एक्ट 1988 के प्रोविजंस को भी डिस्कस करेंगे और 2022 के जजमेंट के की पॉइंट्स को देखेंगे, ताकि ये समझ पाए कि रिव्यू पिटीशन को आखिर दाखिल क्यों किया गया। ये वीडियो अपकमिंग क्लैट, स्लैट और एलिट और क्लैट पीजी के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखना जरूरी है। और वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, जिससे आप उसे बाद में पढ़ सकें। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेगा क्लैट के रीसेंट लीगल एप्टीट्यूड के पैटर्न में। तो हमारे देश में बेनामी ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए जो कानून है वो है प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट। ये लॉ उन बेनामी ट्रांजैक्शंस को रोकता है जहां प्रॉपर्टी कोई होल्ड कर रहा होता है और उसका पेमेंट कोई और ही कर रहा होता है, यानी कि इस पेन की मालिक मैं हूं और आपने इसका पैसा भरा है। इस एक्ट का मेन पर्पस है ब्लैक मनी को घटाना, टैक्स की चोरी को कम करना और रियल एस्टेट का जो इतना बड़ा मार्केट है उसके मैनिपुलेशन को रोकना। इस लॉ के जरिए गवर्नमेंट बेनामी संपत्ति को अपने कब्जे में भी ले सकती है। तो 2016 में इंडियन पार्लियामेंट ने पीबीपीटीए एक्ट का अमेंडमेंट किया। इस अमेंडमेंट के जरिए बेनामी ट्रांजैक्शंस करने पर अब क्रिमिनल पेनल्टीज लागू होगी, जिसमें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है और बेनामी संपत्ति को जब्त भी किया जा सकता है। तो हुई तो ये अच्छी बात, तो दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत तब आई जब 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पीबीपीटीए एक्ट के सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, जिसमें बेनामी ट्रांजैक्शन करने पर जेल टर्म के बारे में लिखा हुआ था। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से समझना। तो देखिए, गणपति डेलकॉम के अगेंस्ट जो केस दर्ज हुआ वो 2016 के अमेंडमेंट के बाद हुआ, पर एलिगेशन लगाया गया था 2011-12 के ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट। तो अथॉरिटीज ये चाहती थी कि पीबीपीटीए के अमेंडेड प्रोविजंस को इस केस में अप्लाई किया जाए और साथ में क्रिमिनल पेनल्टीज भी इम्पोज करी जाए। तो जब प्रोसीडिंग हुआ, उसको गणपति डेलकॉम ने कलकत्ता हाई कोर्ट में चैलेंज किया, ये कहते हुए कि 2016 का अमेंडमेंट तो उनके केस पर लागू ही नहीं होता, क्योंकि लॉज तो हमारे देश में रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई ही नहीं होते। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि किसी भी नए लॉ को पास्ट के एक्शंस पर अप्लाई करना, जो कि अलाउड नहीं है। नए लॉज को सिर्फ एक फ्यूचर डेट से अप्लाई किया जा सकता है।
तो गणपति डेलकॉम ने कहा कि प्रॉपर्टी खरीदना और शेयर का ट्रांसफर साल 2011 और 2012 में हुआ था, 2016 के अमेंडमेंट से काफी पहले। और करेंटली अमेंडेड लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन को लेकर भी कुछ भी नहीं कहा गया है। स्पेशली क्रिमिनल पेनल्टीज के बारे में तो ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया गया है। तो इस तरह से लॉ को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का वायलेटिव है, जो इंडिविजुअल्स को ऐसे ऑफेंसेस के लिए कन्विक्शन से प्रोटेक्शन देता है जो तब इलीगल नहीं थे जब उन्हें कमिट किया गया था। बाद में नया लॉ आने से वो एक्शन इलीगल बन गया है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने गणपति डेलकॉम का साइड लेते हुए कहा कि बात तो बिल्कुल सही है, 2016 के अमेंडमेंट का कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं था। तो इस वजह से सरकार क्रिमिनल पेनल्टीज और ना ही कॉन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकती है उस ट्रांजैक्शन के लिए जो अमेंडमेंट से पहले हुई हो, और इस कारण वो बेनामी प्रोसीडिंग को क्वैश भी कर सकती है। अब इसी ऑर्डर से डिससैटिस्फाइड होकर यूनियन गवर्नमेंट ने पिटीशन दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में। गवर्नमेंट ने दो चीजें कही। पहला कि 2016 का अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली हर बेनामी ट्रांजैक्शन पर अप्लाई किया जाना चाहिए, इवन दो वो अमेंडमेंट से पहले कमिट हुई हो। और रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की वाकई में जरूरत है ब्लैक मनी, टैक्स इवेशन और फेयर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को एंश्योर करने के लिए। तो इनिशियली तो सुप्रीम कोर्ट ने गणपति के फेवर में ही डिसीजन दिया, हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड करते हुए, और कहा कि पीवीपीटीए का सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में दिया गया जेल टर्म अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 के क्लॉज 1 को जरूर वायलेट करता है। पर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया मोड़ दिया इस केस में, और यूनियन गवर्नमेंट द्वारा फाइल की गई रिव्यू पिटीशन को अलाउ भी किया। इसका मतलब ये कि अब कोर्ट 2022 के अपने जजमेंट को रिव्यू करेगी और 2016 के बेनामी लॉ के रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन पर विचार भी करेगी। भारत के इतिहास में इस केस का काफी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहेगा, जिससे ब्लैक मनी को शायद कुछ हद तक रेगुलेट भी किया जा सकेगा और रियल एस्टेट मार्केट को कंट्रोल किया जा पाएगा। इस 2016 के अमेंडमेंट के रेट्रोएक्टिव एप्लीकेशन का मतलब है 2016 से पहले जितने बेनामी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको अब प्रोसिक्यूट किया जा पाएगा। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन और गवर्नमेंट की इलीगल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की कोशिश के बीच एक बैलेंस होना काफी जरूरी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर लिखना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।